वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला डिराइव किया था विच वॉज टाउ इक्वल टू आई अल्फा। दिस इक्वेशन is similar to the equation of motion of translation which is F equal to ma। इसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन बोलते हैं। टाउ इज टॉर्क, I is moment of inertia, alpha is angular acceleration। अब नेचुरली ये क्वांटिटीज़ को हम किसी रेफरेंस पॉइंट या एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम लगा सकते हैं। पहला केस है ऑफ प्योर रोटेशन, एंड एज यू कैन रिकॉल प्योर रोटेशन के केस में एक्सिस फिक्स्ड होता है, तो फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन लगा लो अबाउट द फिक्स एक्सिस। सेकेंड केस है कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन में बॉडी ट्रांसलेट भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। इसमें एज ए थंब रूल हम इस इक्वेशन को अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस ही लगाएंगे। हालांकि हम किसी और एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी इसको लगा सकते हैं, बट वो सारे एक्सिस अगर एक्सेलरेटेड होंगे तो उनके रिस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स और उसका सूडो टॉर्क भी लेना होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास एक्सिस को ही यूज़ करेंगे। आप इसमें किसी भी तरह का कोई चांस मत लेना। नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल्स जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं मोशन के प्रॉब्लम्स में। ये एक सिचुएशन हमको दिया हुआ है। एक पुली है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R है, और इसके ऊपर एक धागा लपेटा हुआ है, एंड विद द स्ट्रिंग ए मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड। और हमसे ये पूछा हुआ है कि इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इस केस में तुमको ऑब्जर्व करना है कि किस किस बॉडी का मोशन किस तरह से हो रहा है। पुली का मोशन प्योर रोटेशन है क्योंकि इसका एक्सिस फिक्स्ड है। ब्लॉक का मोशन प्योर ट्रांसलेशन है क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा। तो इस केस में सबसे पहले हमारा काम है फोर्सेस दिखाना। ब्लॉक पे फोर्स क्या क्या लग रहा होगा। एक तो ब्लॉक का वेट mg, दूसरा टेंशन। पुली के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ये टेंशन लग रहा है, इसके अलावा इसके ऊपर इसका अपना वेट भी लग रहा होगा और एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्लैंप फोर्स भी लग रहा होगा। बट क्योंकि ये फोर्सेस का मोशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने दिखाया टू कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब मैं एक एक करके इक्वेशन लिखूंगा। फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर ब्लॉक। ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहा है, तो नेट फोर्स है mg माइनस टी। सपोज ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड हो रहा है a, तो हम इसको लिखेंगे इक्वल टू ma। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, ब्लॉक अगर डाउनवर्ड जा रहा होगा तो ये पुली क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। अब हमको पुली का इक्वेशन लिखना है रोटेशन का अबाउट द एक्सिस और द क्लैंप। इसके ऊपर नेट टॉर्क क्या लग रहा है, T इंटू आर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है T का फ्रॉम द सेंटर वो R है। तो नेट टॉर्क T इंटू आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहाँ पे I दिया हुआ है हमको, I इंटू अल्फा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। मेरे पास अननोन है 3, T, A और अल्फा। अभी मैंने दो ही इक्वेशन लिखा,
तो तीसरा इक्वेशन हम लिखेंगे ए और अल्फा को रिलेट करने के लिए, विच इज कॉल्ड कांस्टेंट इक्वेशन। जब मैं आपको रोटेशनल काइनेमेटिक्स बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कैसे कांस्टेंट इक्वेशंस लिखते हैं। तो जरा देखो, यहां पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पुली के रिम पे है और दूसरा पॉइंट धागे पे है। अब अगर स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ होता है, तो ये दोनों पॉइंट्स का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। अब देखो, जो स्ट्रिंग के ऊपर पॉइंट है उसका तो एक्सेलेरेशन ए होगा, बिकॉज ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ए है, और जो पुली के ऊपर पॉइंट है, लेट से उसका एक्सेलेरेशन मैं लिखता हूं ए डैश्ड। तो ये ए डैश्ड कैसे निकालोगे? तो ये पुली अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से घूम रहा है तो यहां पर एक इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा AT इक्वल टू अल्फा आर, और एक रेडियल एक्सेलेरेशन भी होगा विच विल डिपेंड ऑन द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो हम पहले कर चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। बट मुझे सिर्फ डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन से मतलब है, ओमेगा स्क्वायर आर का कोई कंपोनेंट डाउनवर्ड नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा आर ए के इक्वल होगा। तो यही कांस्टेंट इक्वेशन है। तो इस केस में जो कांस्टेंट इक्वेशन है दैट इज A equal to alpha R. This is third equation. Now you can solve these three equations. 3 से alpha का वैल्यू 2 में डाल दो, तो you will get T equal to IA upon R square, और इसको 1 में पुट कर दो, put in 1, so you get mg minus IA upon R square is equal to MA, and therefore A will be mg upon m plus I by R square. अब जरा याद करो, एक हमने एटवुड मशीन करते समय एक फॉर्मूला लिखा था, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास। तो अगर उसके हिसाब से हम सोचें तो नेट ड्राइविंग फोर्स इज दिस, और वैसे तो हमको मूविंग मास केवल m दिख रहा है, बट पुली भी मूव कर रहा है, पुली का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, लेकिन पुली भी एक इफेक्टिव मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो इफेक्टिव मास I बाई आर स्क्वायर है। तो ये एक छोटा सा टिप है जो आपको याद रखना है, जो बहुत यूजफुल होता है, कि अगर दूसरे बॉडीज का ट्रांसलेशन हो रहा है बट पुली का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी हो रहा हो, तो उसका टोटल मूविंग मास में एक कंट्रीब्यूशन होता है, और वो कंट्रीब्यूशन होता है I बाई आर स्क्वायर। मान लो ये पुली अगर डिस्क होता तो डिस्क के केस में I कितना होता, mr स्क्वायर बाई 2, इसका इफेक्टिव मास होता m बाई 2। अगर ये रिंग होता, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, इसका इफेक्टिव मास क्या होता, m होता। तो इसको यूज करके हम बहुत क्विकली एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं, आप क्विकली उसका एक्सेलेरेशन लिख करके देखें। लेट्स से ये दो केसेस हैं, और फर्स्ट केस में ये ब्लॉक्स के मासेस दिया हुआ है m1 और m2, m2 इज लेस देन m1, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस r। और ये दूसरा केस है, इसमें भी मैं इसको m1, इसको m2 लिख रहा हूँ, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस r। आपको दोनों ही केसेस में एक्सेलेरेशन डायरेक्टली लिख के बताना है। सो हाउ विल यू राइट? देखो, इसमें नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, इधर से m1g लग रहा है, इधर से m2g लग रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स होगा m1g माइनस m2g, क्योंकि m1 ग्रेटर मास है, और टोटल मूविंग मास में क्या लिखोगे, m1 प्लस m2,
और प्लस पुली का कंट्रीब्यूशन I/r²। तो सीधा हमने एक्सेलेरेशन लिख दिया। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसमें दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो एक चीज़ याद रखना कि T1 और T2 ये टेंशन दोनों डिफरेंट होंगे। इस बार पहले हमने एटवुड मशीन में दोनों साइड टेंशन T दिखाया था, बट क्योंकि M1 का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, M2 का एक्सेलेरेशन अपवर्ड होना है, तो इसको भी एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा अल्फा से। तो उस केस में T1 का टॉर्क T2 के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए T1 और T2 इक्वल नहीं हो सकते, T1 T2 से ज़्यादा होगा। सो इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड एक्सेलेरेशन और अब तुमसे T1 पूछा हुआ है, तो तुम कैसे निकालोगे T1? यू विल राइट M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। T2 निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। तो ऐसे करके हम टेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी सेकेंड प्रॉब्लम में भी जो टेंशन है T1 और T2 ये डिफरेंट होंगे, और इस केस में T2 ज़्यादा होगा, T1 कम होगा, क्योंकि पुली को क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलेरेशन करना है अल्फा। ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा A, ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा A, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू फटाफट लिखना है। हम क्या लिखेंगे? देखो, इस केस में केवल M2 का वेट ड्राइविंग फोर्स के जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि M1 का जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाना है। तो एक्सेलेरेशन A विल बी M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I/r², और टेंशन इसमें भी इसी तरह से निकाल लोगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन हो रहा है बॉडी का, यानी कंबाइन मोशन हो रहा है। ये सिचुएशन हमको दिया हुआ है, एक डिस्क है एंड द डिस्क हैज़ मास m, रेडियस r। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग वाइंड किया हुआ है और स्ट्रिंग को सीलिंग से लटकाया हुआ है। सो दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट एंड ट्रांसलेट। हालांकि इसके ऊपर एक टेंशन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, बट ये फ्रीली फॉल करने के लिए हमने छोड़ा हुआ है। हमको एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क बताना है, एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क, और टेंशन भी बताना है, टेंशन T। अब सबसे पहले मुझे डिस्क के ऊपर फोर्सेस दिखाना है। फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? एक तो इसका वेट है विच इज mg, और दूसरा जो हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है फोर्स इसके ऊपर, दैट इज द फोर्स ऑफ टेंशन। ये डिस्क डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा A, और इसका एक क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा अल्फा। अब इसके ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए मुझे अलग अलग इक्वेशंस लिखना होगा, क्योंकि कंबाइन मोशन हो रहा है, तो दोनों ही मोशन हो रहा है, तो दोनों का सेकेंड लॉ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल राइट इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन mg माइनस T इज इक्वल टू ma। ये पहला इक्वेशन है। रोटेशन के लिए इक्वेशन लिखना है, किस पॉइंट या किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखें। तो क्योंकि ये कंबाइन मोशन कर रहा है, तो हमने थंब रूल पहले ही बनाया कि हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। हालांकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एक्सेलरेटेड है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर तुम सूडो फोर्स दिखाना चाहोगे तो वो भी सेंटर ऑफ मास पे ही दिखाना होगा, और उसका टॉर्क नहीं बनेगा कोई भी। तो इसलिए हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोटेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं, सो दैट हमको सूडो फोर्सेस दिखाने की ज़रूरत ना हो। तो अब मुझे बताओ, mg का टॉर्क तो बनेगा नहीं, क्योंकि mg सेंटर से पास कर रहा है, और टेंशन का टॉर्क बनेगा T इंटू आर, क्योंकि r यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो T इंटू आर इज mr² by 2 इंटू अल्फा। दिस इज
सेकेंड इक्वेशन। बट यहाँ पे भी हमारे पास 3 अननोन है, ए, अल्फा, आर, तो मुझे कांस्टेंट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देखो ये आप एक अपनी हैबिट बना लो, ट्रांसलेशन, रोटेशन, कांस्टेंट, ऐसे इक्वेशंस आपको लिखना होगा। अब कांस्टेंट इक्वेशन हम कैसे लिखें? तो जैसे ये डिस्क है हमारा, अब इस डिस्क का एक एक्सेलेरेशन हो रहा है ए नीचे की तरफ, और एक एंगुलर एक्सेलेरेशन हो रहा है अल्फा। तो देखना इस पॉइंट को एक तो एक्सेलेरेशन मिलेगा नीचे की तरफ ए ट्रांसलेशन की वजह से, और एक एक्सेलेरेशन मिलेगा ऊपर की तरफ अल्फा आर, और एक सेंट्रीपिटल भी इस पे एक्सेलेरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहां पे फिक्स्ड है सीलिंग से, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन 0 है। तो इसका मतलब जो डिस्क का रिम है, जो पॉइंट स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, उसका भी एक्सेलेरेशन 0 ही होना चाहिए। तो अब मैं कांस्टेंट कैसे लिखूं? ए माइनस अल्फा आर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अगेन तुम देखो, तुमको वही इक्वेशन आ गया जो पहले आया था, a इक्वल टू अल्फा आर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अगेन यू कैन सॉल्व, t विल बी ma बाई 2, इसको 1 में पुट कर दो, सो mg माइनस ma बाई 2 इज ma, सो दैट मीन्स a इज 2g बाई 3। और फिर टेंशन हम क्या लिख सकते हैं? टेंशन विल बी mg बाई 3। तो इस तरह से अगर कंबाइन मोशन हो रहा हो तो आपको ट्रांसलेशन, रोटेशन, कांस्टेंट, ये इक्वेशंस लिखने हैं। अब इस लेक्चर के बेसिस पे जो भी आपको क्वेश्चंस अभी दिया जाएगा और दूसरे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको तरीका बताया है, बट इस पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है और कुछ बड़े प्रॉब्लम्स में एक पार्ट के तौर पे भी यूज़ होता है।